हम हमेशा से एक सहजता, सौम्यता के साथ रहने वाले देश रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो आसानी से हो और वो ग्रोथ भी इस तरह हो कि पॉपुलेशन को या लोगों को या हमारी जनसंख्या को बहुत अधिक झटका न लगे, जर्क्स न लगें। लेकिन जैसे जैसे भारत विकसित हुआ, हमारे यहाँ बिजनेस करने में तथा अन्य गतिविधियां करने में जटिलताएं बढ़ती चली गईं और उसका अर्थ ये हुआ कि लोगों के अंदर जो एक सहजता के साथ कार्य करने की अ, एक टेंडेंसी थी, एक नेचर था, एक स्वभाव था, वो धीरे धीरे मैनिपुलेशन की तरफ, डिसऑनेस्टी की तरफ और एक फ्रॉडलेंट कल्चर की तरफ वो बढ़ते चले गए। लेकिन अगर हमें फिर से वही रूट पकड़ना है कि भारत एक सहजता के साथ आगे बढ़ने वाला देश हो, सबसे पहले हमें जो हम गतिविधियां करते हैं उनको करने की प्रक्रिया को आसान करना होगा, क्योंकि प्रक्रियाएं जितनी आसान होती चली जाएंगी उतना ही लोगों के लिए जीवन भी अच्छा होगा, उनकी काम करने की प्रकृति बढ़ेगी, उनके काम करने का स्वभाव बढ़ेगा और वो उस कार्य को खुशी से संपन्न कर सकेंगे। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो देखिए गवर्नमेंट कंट्रोल्स इतने टाइट होते चले गए समय के साथ जो सरकारी तंत्र है वो इतना जटिल होता चला गया कि हर छोटे छोटे काम के लिए लोगों को बाधाएं फेस करनी पड़ती थी और उन बाधाओं से दूर होने के लिए धीरे धीरे हमारे सोसाइटी में करप्शन बढ़ता चला गया। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी वो चीज़ें बढ़ती चली गई जो हम नहीं चाहते थे कि बढ़े। तो सबसे पहली चीज़ है कि बिजनेस को करने की प्रक्रिया को किस तरह आसान किया जाए। अगर हमें उन गोल्स को सेट करना है, हमें उन गोल्स को पाना है जो हम करना चाहते हैं, और क्योंकि हम इस समय प्री बजट सर्वे डिस्कस कर रहे हैं तो हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम प्रक्रियाओं का सरलीकरण करें, कैसे प्रक्रियाओं को आसान बनाएं, कैसे उनको सहज बनाएं, कैसे इस प्रकार का एक कल्चर डेवलप करें कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, साहस अपने आप आए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो, न कि सिर्फ उसका मेजर पार्ट बाधाओं को पार करने में लग जाए। हर छोटे छोटे काम के लिए अगर बहुत समय लगेगा, प्रक्रिया बहुत जटिल होगी, बहुत बड़े सरकारी तंत्र के थ्रू होकर जाना पड़ेगा और उसके बाद भी लगातार कार्य को करने में भी तो बाधाएं आती रहेंगी, तो धीरे धीरे जो काम करने का इंसेंटिव है, काम करने का जो आदमी की प्रेरणा है वो कम होती चली जाती है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों पर ठीक से विचार कर लें और आपके लिए आवश्यक है सोचना कि क्या इन चीज़ों को करने के लिए कोई ढंग है। चलिए देखते हैं कि इंडिया में बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। ओके, आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे आप कंस्ट्रक्शन परमिट्स को पाएं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पाएं, कैसे प्रॉपर्टी को रजिस्टर करें, कैसे आप बिजनेस करने के लिए फाइनेंस जुटाएं। फाइनेंस में आप इक्विटी कैपिटल चाहिए आपको या डेट कैपिटल चाहिए, डेट कैपिटल चाहिए तो क्रेडिट किस तरह लें, इक्विटी चाहिए तो किस तरह आप इक्विटी मार्केट एक्सेस कर सकें। परिवर्तन बहुत आया है, परिवर्तन बहुत आया है, लेकिन अब भी अगर हम देखिए, परिवर्तन का मतलब केवल यह नहीं है कि परिवर्तन अपने अंदर आए, उसको हम इंटरनेशनल परिवर्तन से, दूसरे देशों में परिवर्तन से कंपेयर करें। और कोई हमारे बगल में 180 किलोमीटर से दौड़ रहा है और हम 80 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं, तो दौड़ दोनों रहे हैं, लेकिन समय के साथ जो दोनों के बीच में अंतर है वो बढ़ता चला जाएगा। 180 किलोमीटर से भागने वाला, पर आवर से भागने वाला तेजी से आगे निकल जाएगा, 80 वाला पीछे रह जाएगा और गैप कम होता चला जाएगा। सवाल यह है कि हमारे यहाँ परिवर्तन आए हैं, लेकिन परिवर्तन की गति क्या अंतर्राष्ट्रीय गति से अधिक रही है या धीमी रही है? ये सब चीज़ें जो है थोड़ी सी विचार योग्य हैं या सोचने योग्य हैं। और यदि हमें इस काम को आगे करना है तो कैसे हम उस कार्य को
त्वरित गति से कर सकें, तो क्रेडिट लेना, ओके, अपने माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, टैक्सेस को पे करना, कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स करना, ज़रूरत पड़ने पे क्या हम अपनी सिक्योरिटीज के थ्रू स्ट्रगल कर सकते हैं, तो ये सारे कार्य एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में ज़रूरी होते हैं। कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स को इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो क्या हम इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम, अगर हमें बिजनेस बंद करके जाना है, तो क्या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं? क्या वो बहुत आसान है? या अगर मुझे आज भी पता है कि अगर मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे कहीं से अपने कभी ऐसी स्थिति आए कि मुझे वहाँ से एग्जिट करना पड़े, तो उसमें मुझे कई साल लग जाएं, तो कोई भी बिजनेस इस तरह की चीज़ को नहीं प्रेफर करेगा, क्योंकि बिजनेसेस के अपने प्रेफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी हो। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो कुछ और नहीं देखेगा। अगर हम थोड़ा सा इस क्षेत्र को ध्यान से देखें, तो एक रिपोर्ट जो पब्लिश की गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा अक्टूबर 2019 में, तो इंडिया में हमारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम लोग पहले 142वें नंबर पर थे। 5 साल के अंदर हमने इस पोजीशन को 142 से 79 पर लिया है। ओके, और अभी भी साउथ इंडियन नेशंस में, साउथ एशियन नेशंस में हम सबसे टॉप रैंक पर हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये रिपोर्ट्स उतनी ही न्यूट्रल होती हैं जितनी हम जितनी वास्तविकता है, या हमारी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करती हैं? एक लार्ज पार्ट जो देखिए, इंटरनेशनल बैंकिंग ब्यूरोक्रेसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ब्यूरोक्रेसी, जब तक कि वो खुद एक ऑटोनॉमस और सेपरेट बॉडीज नहीं है गवर्नमेंटल इंटरेस्ट से, तो डेफिनेटली वो सब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस में होती हैं। और अभी आपने पीछे देखा कि कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर करने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कितना समय लगा, और आखिर तक जो है उसको उन्हें इवन नॉमेनक्लेचर में वो उसमें एक्साई, अपन अल्फा बीटा गामा फाई साई एक्साई नहीं डाल सके, क्योंकि वो चाइना के प्रेसिडेंट से उसका नाम मिलता था। और आखिर तक रिपोर्ट्स में कहीं ना कहीं चाइना ओरिएंटेड बायसेस रही। तो इन रिपोर्ट्स को जनरेट करने में भी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि अगर वास्तव में जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है या नहीं, या वो खाली एक प्रोजेक्शन है। और सबसे बड़ा इसका इंडिकेटर है कि इंडिया में कितनी तेजी के साथ बिजनेसेस आए हैं पिछले 4-5 साल में। अगर हम 2017 के बाद से 2022 तक देखें, तो क्या हमारे एफडीआई बहुत तेजी के साथ जनरेट हुआ है? ये तथ्य भी हम देखेंगे अभी डेटा बेसिस पर आधारित होकर, क्योंकि आज हम वस्तु स्थिति को एनालाइज कर सकते हैं। एज इंडिविजुअल्स हमारे पास टूल्स हैं, तो क्यों ना हम उन टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ जानने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले जानना देखते हैं कि क्या हो रहा है और क्या एक्चुअली होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो बहुत सारे कंप्लायंसेस, 33,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस सिंप्लीफाइड हो गए हैं, उनका विवेकीकरण हो गया है सरलीकरण के साथ, और वो डिजिटल हो गए हैं। अब आप सब जगह मिनिस्ट्रीज के बीच में कंप्यूटर कनेक्शंस पाएंगे, और ये अलग से इनका डीक्रिमिनलाइजेशन भी हो चुका है, कि अब इनमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स का और एक्सटर्नल बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट था वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के लिए आज की डेट में यूनिक नहीं है, क्योंकि इंडिया से बहुत छोटे छोटे कंट्रीज भी इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सब इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, और इन पॉलिसीज का ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इन चीज़ों के सॉफ्टवेयर्स हर जगह अवेलेबल हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर पर को किसी प्लेटफॉर्म पर चढ़ाना, उसमें डेटा इनपुटिंग एक बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। डेफिनेटली 1990s में बैंक का डिजिटल होना एक बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन आज की डेट में एक बहुत सहज कार्य हो गया है, जहां थोड़ा से वेरिएशन से आप नए नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका अगर आप
कुल मिलाकर देखें तो सारा बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को डिजिटलाइज होने में इतने साल लग गए। कुछ जितने मेजर प्लेयर्स हैं और जितने मेजर गवर्नमेंटल प्लेयर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में, और जनरल इंश्योरेंस में खासकर, उनको अभी फुल्ली डिजिटल होने में 1 साल भी नहीं लगा। अब 1 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ। कहने का अर्थ यह है कि क्यों सब चीज़ें इतनी लेट हुई हैं। क्या इन चीज़ों के लिए एक्सटर्नल वार्निंग, एक्सटर्नल इंटरवेंशन, बाहर से मार्केट के नेगेटिव सिग्नल्स होना ज़रूरी है? अब सच तो ये है कि अब बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस, जब हमारे यहाँ जीएसटी आया तो चूंकि उनकी कंप्लायंसेस थोड़ी डिफिकल्ट उनको लगी, तो बहुत सारे छोटे बिजनेसेस बिल्कुल ही बंद हो गए। तो बजाय फेज वे में इम्प्लीमेंटेशन होने के, जब किसी चीज़ को पूरे एक साथ आप करते हैं तो कई बार छोटे प्लेयर्स उससे कोप अप नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उनके सामने अपने शटर्स डाउन करने के अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं रहता। वेल ये सारे प्रोसेसेस पर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ काम कर रही हैं। अगर आप देखें तो करीब 22,000 कंप्लायंसेस में रिडक्शन हुआ, 13,000 कंप्लायंसेस सिंप्लीफाई हुई, और ओवरऑल 1200 डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइसेंस प्रोक्योर करने के, टैक्सेस पे करने के, रिपोर्ट सबमिशन के, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के प्रोसेस को डिजिटल किया गया। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत सारे पेपर वर्क रिड्यूस हुआ, जिससे कंप्लायंस बर्डन कम हुआ। 103 छोटे छोटे ऑफेंसेस को क्रिमिनल कैटेगरी से बाहर निकाला गया, और करीब 327 ऐसे यूजलेस प्रोविजंस थे जिनको हम बार बार लागू करते थे, बार बार लागू करने की कोशिश करते थे, या बार बार उन प्रोविजंस को हम रिपोर्ट्स मांगते थे और तरह तरह की चीज़ें मांगते थे, जिसका असर ये हुआ कि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें रिमूव करनी पड़ी। एक सिंपल सी चीज़ देखिए आप डुप्लीकेशन में, कि भारत में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, ड्राइविंग लाइसेंस, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग केवाईसी देना पड़ता है। अलग अलग आपको नो योर कस्टमर इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और ऑफन एक आदमी 3 दिन डिफरेंट तरह के केवाईसी पर चल रहा है। और रीजन ये है कि हमारे पास एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म अभी तक हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। और आज की डेट में इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विल, डिजायर, नेगोशिएशन विद एजेंसीज, जो अंडर द टेबल एक्सचेंजेस होते हैं, वो बहुत सारे डिलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैंने देखा है कि छोटे छोटे सिस्टम्स जैसे यूनिवर्सिटीज में और इन सब में इवन उन एजेंसीज को लाना जो कि रिजल्ट्स और डेटा रिपोर्टिंग करती हैं, वो भी दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, एंड टू द एक्सटेंट these practices are criminal by very nature। किस तरह इसको एलिमिनेट करें? हमें उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जैसा हम देख चुके हैं, इंडिया की रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग इंप्रूव हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में। और कई सारे जो स्टेट्स हैं जहां पर इंप्रूव बिजनेस एनवायरनमेंट मिला है, उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना ये टॉप अचीवर्स में माने गए हैं। कुछ रेगुलेटरी एरियाज हैं